देखिए हिंदी पाठ 1 है 11th का दिगंत, जिसका टॉपिक है पूस की रात, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, तो देखिए प्रेमचंद्र जो हैं इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। कब हुआ था? प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को हुआ था। और प्रेमचंद्र का जो जन्म स्थान है वह ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। यानी कि जन्म स्थान जो है यह लमही नामक गांव में है। किनका जन्म? प्रेमचंद्र का जन्म लमही नामक गांव में हुआ था और यह वाराणसी जिला है और उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो प्रश्न पूछेगा कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्राम लमही में हुआ था और जिला वाराणसी, और कहाँ है वह? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और उनका मूल नाम था प्रेमचंद्र का जो मूल नाम था, मूल नाम का मतलब होता है ना गांव में बोलचाल की जो भाषा होती है, जो सबसे पहले नाम सबके साथ बोली जाती है, क्या? हाँ, उसी को मूल नाम कहते हैं। आरंभिक लेखन नवाब राय के नाम से, यानी कि इनका जो नाम था वह धनपत राय था। क्या था? धनपत राय मूल नाम था। और आरंभिक मतलब कि शुरू के लेखन नवाब राय के नाम से जाते हैं। यानी कि शुरू में जब इन्होंने लेखन का काम जब शुरू किए तो उस समय इनको नवाब राय के नाम से जाना गया। किनको? प्रेमचंद्र को। और इनकी माता जो थी, प्रेमचंद्र की माता का नाम आनंदी देवी था। क्या था? आनंदी देवी। और पिता का नाम क्या था? मुंशी अजायब राय। प्रेमचंद्र के पिता का नाम था मुंशी अजायब राय और माता का नाम था आनंदी देवी। ठीक है, और इनके शिक्षा, प्रेमचंद्र की जो शिक्षा हुई थी वह 1910 में इंटर किए हुए थे। प्रश्न पूछेगा कि प्रेमचंद्र इंटर की परीक्षा कब किए थे, यानी कब पास किए थे? तो अब सीधे लिखिएगा 1910 में, और 1919 में इन्होंने बीए की परीक्षा पास की है। प्रेमचंद्र 1910 में इंटर की परीक्षा और 1919 में बीए की परीक्षा पास किए। ठीक, और इनके वृत्ति जो था, वृत्ति माने होता है पेशा, यानी कि जब इन्होंने पढ़ाई कर रहे थे या पढ़ाई के बाद में क्या क्या किए, तो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाए। प्रेमचंद्र जो थे प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाए, अध्यापकी भी किए, और जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी, जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर सरकारी नौकरी छोड़ दी। यानी कि ये प्रेमचंद्र जो थे प्राइवेट ट्यूशन, यानी कि शुरू में प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाए, लेकिन जब इन्होंने अध्यापकी की, जब शिक्षक बन गए, उसके बाद इन्होंने जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी परीक्षा भी पास किए और ये पद को प्राप्त भी किए। और उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। और असहयोग आंदोलन जब छिड़ गया, तो छिड़ने के बाद इन्होंने क्या कर दिए कि पढ़ाई, अपनी नौकरी को, सरकारी जो नौकरी की कर रहे थे उसको छोड़ दिए और आंदोलन में भाग ले लिए। कौन? प्रेमचंद्र। और संपादन जो है इनका मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस है। इनके जो संपादन है वो मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस है। प्रमुख कृति इनकी कौन कौन है? तो प्रमुख कृति प्रेमचंद्र की सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि इनकी मौलिक उपन्यास है। प्रश्न अगर पूछेगा कि प्रेमचंद्र की मौलिक उपन्यास कौन कौन है, तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि इनकी मौलिक क्या है? उपन्यास है। किनकी? प्रेमचंद्र की। लगभग 300 कहानियाँ, प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियों को लिखे हुए थे। और मानसरोवर, जिसको 8 खंडों में बांटा गया, मानसरोवर जो है वो 8 खंडों में है। और अनेक निबंध भी लिखे। कौन? प्रेमचंद्र अनेक निबंध भी लिखे, लेख भी लिखे, टिप्पणी आदि विविध प्रसंग, विविध मतलब होता है अनेक प्रकार के प्रसंग, जो कि 3 खंड में संकलित है, और एक अनुवाद, अनेक अनुवाद भी किए इन्होंने। कौन? प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को हुआ था। और इनका जन्म स्थान जो है ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। और मूल नाम धनपत राय था। मूल नाम क्या था? धनपत राय। और माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम क्या था? मुंशी अजायब राय। यानी कि प्रेमचंद्र के पिता का नाम क्या था? मुंशी अजायब राय।
और इनकी शिक्षा इंटर की परीक्षा 1910 में और बीए की परीक्षा इन्होंने 1919 में की है। यह प्राइवेट ट्यूशन भी पढ़ाए, साथ में अध्यापकी भी किए और उसके बाद इन्होंने सब इंस्पेक्टरी पद को प्राप्त कर लिए। लेकिन उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन जब छिड़ा तब इन्होंने अपने सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि उसको छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद इन्होंने आंदोलन में शामिल हो गए प्रेमचंद। और इनकी अनेक प्रकार के उपन्यास है, नाटक है, कहानियां हैं। तो देखिए, हिंदी के महान कथाकार कौन? प्रेमचंद्र। हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद्र अब विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं। विभूति का मतलब होता है पूरे विश्व में इनके नाम प्रचलित हो चुकी है। ठीक है, तो हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद्र अब विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं, यानी कि पूरे विश्व में इनकी ख्याति मिल चुकी है। सारे विश्व के लोग अब इनको जान चुके हैं। भारतीय स्वाधीनता के बाद, यानी कि भारतीय आज़ादी जब हुआ उसके बाद के समय गुजरने के साथ साथ उनकी प्रसिद्ध देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए वैश्विक रूप ग्रहण कर चुकी है। और प्रेमचंद्र बहुत गहरे और विशिष्ट रूप में भारतीय नव जागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे। यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र जो थे वे जितने भी भारत में आंदोलन उनके समय में जो चल रहा था सब में लगभग शामिल होते गए। और उनका मुख्य रूप से जालियांवाला बाग हत्याकांड और एक और असहयोग आंदोलन में उन्होंने अपने सरकारी नौकरी के पद को छोड़ करके और राजनीतिक जीवन में इन्होंने प्रस्थान कर दिया। ठीक है, और राजनीतिक स्वाधीनता की परिणतियां शेष है और नव जागरण की समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है। राजनीति के साथ साथ समाज सेवा भी कर रहे थे। कौन? प्रेमचंद्र जो थे यह राजनीति भी कर रहे थे और राजनीति के साथ साथ इनका क्या था? राजनीति के साथ साथ इन्होंने समाज की सेवा भी कर रहे थे, गरीबों की हेल्प किया करते थे, निसहाय के साथ दिया करते थे। यानी कि इन्होंने अनेक प्रकार के राजनीति के साथ साथ इन्होंने समाज सेवा की है, संस्कृति में भी भाग लिए। राष्ट्रीयता और मानववाद के पैमाने पर अनेक तरह के रचनात्मक परिवर्तन प्रकट और प्रच्छन्न रूप में अभी जारी है। और जब तक यह प्रक्रिया चल रही है, प्रेमचंद्र और उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़े हुए हैं। यानी कि प्रेमचंद्र अपने नौकरी और पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने क्या किए? आंदोलन जब चल रहा था उस आंदोलन में भी साथ दिए और आंदोलन में भाग लेने के बाद इन्होंने सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिए। और सरकारी नौकरी को छोड़ने के बाद आंदोलन के साथ साथ लोगों को यानी कि समाज सेवा भी कर रहे थे। और समाज सेवा के साथ साथ अपने लोकतंत्र को भी मतलब अच्छे ढंग से बनाने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए। लोगों के साथ, हमारे देश के नेताओं के साथ इन्होंने भाग लिए, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। यानी कि जब इन्होंने इस आंदोलन में जब भाग लिए तो उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। उस समय भारत ने को पहले यानी अंग्रेजी सत्ता के पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब भारत का शोषण कर लिया, 1947 तक भारत का शोषण किया, उसके बाद ना अंग्रेज़ भारत से गया तो तब जा कर के 1947 में देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित हो गया। तो बदले हुए रीति से जुड़े हमारा लोकतंत्र अपनी सफलता और सिद्धि के लिए उनके साहित्य को अपने प्रेरणा, कसौटी और पैमाने के रूप में ग्रहण कर सकता है। बदले हुए और बदलते हुए समय की चेतना के साथ उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक अनिवार्य पाठ है। किनके? यानी कि यह प्रेमचंद्र जो है, इनके बदले हुए और बदलते हुए समय की चेतना के साथ उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए भी क्या है? एक अनिवार्य पाठ है। यानी कि लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पे लोगों की अधिकार होता है। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत में प्रत्येक 5 साल पर चुनाव किया जाता है और लोकतंत्र के माध्यम से यानी कि नेता की बदली की जाती है। होती है कि नहीं होती है? तो भारत क्या है? लोकतांत्रिक देश है। भारत में लोकतंत्र है। जनता अपनी इच्छा अनुसार जिसको चाहेगी उसी को ही चुनेगी। आगे देखिए, प्रेमचंद्र ने हिंदी कथा
साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों से जोड़ने का काम किया। यानी कि प्रेमचंद्र हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन का मतलब होता है जिसमें सबका मन लगे, ठीक है ना, यानी कि ऐसा चीज़ बनाने की कोशिश की है जिसमें सब काम सब लोगों को मन में आए और एक मनोरंजन के साधन समझ करके सारे साहित्य को अपने जीवन में ढाल दें। तो प्रेमचंद्र ने हिंदी और साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों में, सार्थक मतलब कि सही रूपों में, ताकि उसका परिपालन अच्छे ढंग से हो जाए, तो सार्थक रूप से जोड़ने का काम किया था। उस युग के जीवन समाज की समस्याओं, पराधीनता, जमींदारों, महाजनों और सरकारी अमलों द्वारा किसानों के शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, स्त्रियों की पराधीनता, वृद्ध विवाह, बाल विवाह, विधवा समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, जाति भेद, अस्पृश्यता और अनगिनत मध्यवर्गीय कुंठाएं जो थी, इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं ने उन्हें कथा रचना के लिए प्रेरित किया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेमचंद्र हिंदी तथा साहित्य के माध्यम से यह जीवन को ऊपर उठाकर उसके सार्थक रूप में यानी कि सही रूप में लाने की कोशिश किए। कौन? मुंशी प्रेमचंद्र। और उस युग के जीवन की जो समाज सुधारने की जो स्थिति थी, जैसे कि पराधीनता का मतलब होता है जो दूसरे की गुलामी करे, यानी कि जो दूसरे के अधीन हो, यानी कि अपना काम स्वतंत्र रूप से नहीं करे, दूसरे की बातों के अनुसार चले या दूसरा जो कहे उसी के अनुसार चले। तो पराधीनता मतलब होता है कि क्या होता है, जिसमें आज़ादी उसकी नहीं हो। और जमींदारों, महाजनों और सरकारी अमलों द्वारा, तो जमींदार का मतलब होता है कि अंग्रेजी हुकूमत के समय जिसके पास ज़मीन अधिक थी, सबसे पहले उन्हीं को अपना शिकार बनाया अंग्रेज। और वह क्या करते थे कि गांव के आम गरीब लोगों को वे परेशान किया करते थे। तो जमींदारी प्रथा का मतलब होता है कि जिसके पास ज़मीन अधिक है, अगर वे किसान वर्ग के, कमजोर वर्ग के लोगों को अगर वे ऋण दिया करते थे, कर्ज, तो अगर वह व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाता था तो लास्ट में उसकी ज़मीन को ले ली जाती थी। इसी प्रकार से उनकी ज़मींदारी प्रथा भी काफ़ी आगे बढ़ती गई। और महाजनों यानी कि कर्ज लेकर के, जिसके यहाँ से कर्ज लेकर के गरीब अपने काम धंधा किया करते थे, वे महाजन थे। यानी कि जिनके यहाँ से लाते थे, जो लाते थे वह नहीं, जिनके यहाँ से लाते थे, यानी कि मानकर चलिए कि कोई व्यक्ति अगर है, उसके यहाँ गरीब अगर गया, काम करे या ना करे, उसे कर्जा लेकर के आया, तो कर्ज देने वाला महाजन हो गया ना, क्योंकि वह दे रहा है। और सरकारी अमलों द्वारा किसानों के शोषण, अमल मतलब होता है सरकारी अधिकारी, सरकारी अफसर, ठीक है ना। उस समय अंग्रेजों का बोलबाला था, अंग्रेजी हुकूमत था, जिसकी वजह से भारत में यह सरकारी अमलों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था। जैसे कि नील की खेती करने के लिए चंपारण के लोगों को काफ़ी अत्यधिक प्रेशर में दिया जाता था और 3 कठिया सुविधा यहाँ ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों ने लगा दिया था कि चाहे जैसे भी हो, लेकिन नील की खेती हर व्यक्ति को करना है तो करना है, जिसकी वजह से चंपारण के किसानों के प्रति एक घोर दुख प्रतिक्रिया हुई। और महात्मा गांधी आए और मोतिहारी चंपारण जिला से ही क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। तो निर्धनता मतलब गरीबी, अशिक्षा, जिसके पास ज्ञान अगर नहीं होता है तो ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी को कुछ भी कर लेता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि आपके पास अगर किसी भी चीज़ की जानकारी अगर हो रही है तब अपना अधिकार को खोजिएगा, अगर आपके पास शिक्षा रहेगा तब आप अपने अधिकार को खोजिएगा, नहीं रहेगा तो क्या खोज पाइएगा, नहीं खोजिएगा। तो अंधविश्वास का मतलब होता है कि ना कह दिया जाए कि चलो यहाँ ऐसे हो जाए, अंधविश्वास जैसे पूजा पाठ, झाड़ फूँक वगैरह जो स्थिति था, ठीक ना, तो यह अंधविश्वास था, जो देखना नहीं, अगला कह दिए तो बस हम उसके बातों को विश्वास कर लिए। आज भी है अंधविश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कह देता है कि नहीं है ये सही है, तो अगला कहता है कि ना ये सही है, एक ही व्यक्ति के कहे अनुसार लोग काम करता है, तो आज भी अंधविश्वास है। उसके बाद है आपका दहेज कुप्रथा। दहेज प्रथा शादी विवाह में अत्यधिक रुपया लेना देना, ठीक है। यह दहेज कुप्रथा, स्त्रियों की पराधीनता, यानी कि स्त्रियों को गुलाम बना करके रखना, स्त्रियों को आज़ादी नहीं था, उसको दूर करने के लिए
वृद्ध विवाह यानी कि बूढ़े लोगों की शादी विवाह। उसके बाद है विधवा समस्या। विधवा विवाह का मतलब हो गया कि यह जिससे शादी विवाह करने के बाद कुछ ही उम्र में जिसके पति मर जाते हैं तो वह औरत क्या हो गई, विधवा हो गई। और वैसे विधवा औरत को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता था, तो इसको फिर से उस स्थान तक लाना, यह सारी समस्या प्रेमचंद्र के साथ थी, जिसमें इन्होंने अनेक प्रकार के साथ सहयोग दिए। सांप्रदायिक वैमनस्य, जाति भेद। जाति भेद मतलब कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या जाति होते हैं, सबको अलग अलग भागों में बांटना, गरीबी अमीरी सबको अलग अलग भागों में बांट करके लोग हीन दृष्टि से देखा करते थे, जिसमें इन्होंने प्रेमचंद्र ने काम किए कि नहीं, यहाँ पे जाति प्रथा को दूर किया जाए, यानी कि जातवाद की जो भेदभाव की भावना जो इंसानों के अंदर जो जमी हुई है उसको दूर किया जाए, सबको एक समान समझा जाए। समझ में आ रहा है ना। अस्पृश्यता और अनगिनत मध्यवर्गीय कुठाएं। उसके बाद पराधीनता, बाल विवाह हो गया। अनगिनत मध्यवर्गीय कुठाएं यानी कि मध्यवर्गीय कुंठाएं मतलब ना होता है कि पुरानी परंपरा को हम ढो करके चल रहे हैं, उसी को मान करके चल रहे हैं, अगला अगर कुछ कह दिया तो उसी के अनुसार हम लेके चलेंगे, बल्कि अपनी सोच विचार नहीं करेंगे। और परिस्थितियों और समस्याओं ने उन्हें कथा रचना के लिए प्रेरित किया, यानी कि इन सारी समस्याओं को देखते हुए सुनते हुए मुंशी प्रेमचंद्र सोचे कि यहाँ पे कुछ नया करने के लिए कुछ न कुछ किया जाए। लोगों के अंदर जो एक द्वेष बनी हुई है, लोगों को जहाँ सताया जा रहा है उसको दूर किया जाए और सबके साथ एक काम की एक मिसाल कायम किया जाए, सबको आज़ादी दिया जाए। इस पर प्रेमचंद्र काम किए और उन्होंने अधीरता और बेचैनी से इन समस्याओं और जीवन के विविध पहलुओं को अपने साहित्य में चिन्हित किए था। और ये समस्याएं विविध रूपों में आज भी हमारे साथ है। और ये जितना भी समस्या आपको बताए हैं, ये सारी समस्या आज भी हमारे समाज में है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आज भी हमारे समाज में वह चल रहा है। इसलिए प्रेमचंद्र आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना पहले थे। प्रेमचंद्र का साहित्य हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का दर्पण है। दर्पण मतलब होता है शीशा। तो प्रेमचंद्र का जो साहित्य है वह हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का दर्पण है। दर्पण माने कि शीशा है, और उसको हम देख करके उसी के अनुकूल हम चलते हैं। वह हमारे संक्रमणशील समाज के अंतः संघर्षों तथा उसकी जीविका का साक्ष्य है। जीविका का साक्ष्य है। प्रेमचंद्र मुख्य रूप से किसानों के लेखक हैं। प्रेमचंद्र किसानों के लेखक हैं। यहाँ प्रस्तुत कहानी पूस की रात जो उन्होंने उनकी श्रेष्ठ कहानियों में शामिल की जाती है, एक छोटे किसान की ही कहानी है। एक और वह व्यवस्था जिसमें रात दिन हाड़ गलाकर भी वह जाड़ों से बचने के लिए कंबल नहीं खरीद पाता, तो दूसरी ओर पूस की वह कड़कड़ाती ठंड जिसका प्रतिकार करने के लिए उसके पास जरूरी सुविधा और साधन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा यह पूस की रात है, और इसको अच्छा से देखिए, इनका पूरी जीवनी है। और इनका निधन जो हुआ था, प्रेमचंद्र का निधन हुआ था, यह 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। ठीक है।